मगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है जो हुकूमत होती है। हम हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आजम के पास भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने कोई बंद कमरे में मीटिंग की, उसका तो ढोल आज तक बजा रहे हैं। हमारे सूबा सिंध के हिस्से का जो पानी है हमें वो नहीं मिल रहा। जब हमें पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर है हम किसी को पानी नहीं देंगे। ये जो अप्रोच मैंने देखी है नून लीग के कुछ लोगों की, ये कोई पॉजिटिव नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरियाए सिंध पर कैनाल्स का तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिंध भर में कौम परस्त जमातों की जानिब से एहतजाज और धरनों का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल के बाद सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है। काठौर सुपर हाईवे की बंदी से मुल्क भर में सामान की तरसील बुरी तरह मुतासर हो रही है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ने के बाद वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने के इशारे मिल रहे हैं और मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। वफाक की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई जा रही है और मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और सूबाई सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के दरमियान आज फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें कैनाल्स के तनाज़े पर बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। राना सना ने यह कहा है कि पानी समेत तमाम मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जाएगा और ना ही किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पुरअज़्म है कि बजट से पहले कैनाल्स मंसूबे को मुस्तरद कराएंगे। इसी आज का पहला बड़ा सवाल। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करूँ, क्या आपको लगता है कि बातचीत से, ऑल्दो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि बातचीत से मामले को हल किया जाए, तो आपको लगता है ये मुज़ाकरात से हल हो पाएगा कैनाल्स का जो मामला है? और अगर ये मनसूबा ख़त्म हो जाता है, जिस तरह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पुरअज़्म है कि बजट से पहले मनसूबे को मुस्तरद कराएंगे, तो फिर जो सिंध में तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वफाक के साथ जो इनके मामलात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, सही हो जाएंगे मामलात? नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का इस इशू के ऊपर, कैनाल्स के इशू के ऊपर जो किरदार अब तक रहा है वो बड़ा एक मैं कहूँगा कि बड़ा एक शेडी सा किरदार रहा है। शेडी सा किरदार इन द सेंस के देखें, सबसे पहले प्रेसिडेंसी में जो है मीटिंग होती है, वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे सदर से अप्रूवल ली जाती है। सदर कौन है? वो आसिफ अली जरदारी हैं जो पीपल्स पार्टी से हैं। उसके बाद अगर आपको ये कंसर्न्स थे तो आपने क्यों नहीं कहा कि बिकॉज एक फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई मामलात आते हैं तो उसके लिए उसको तय किया जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। अगर आप ये समझ रहे थे तो आपने क्यों काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग का तकाजा नहीं किया? आपने क्यों इरसा की मीटिंग में वापडा के चेयरमैन ने ये बात कही कि पीपल्स जो सिंध के मेंबर थे इरसा में, उन्होंने जो है वो उनकी अप्रूवल से जो है ये इरसा ने इसकी इन नहरों की जो है वो अप्रूवल दी थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो पीपल्स पार्टी का किरदार रहा है वो बड़ा एक सस्पेक्ट किरदार था, बड़ा एक जो है वो मशकूक सा किरदार था। लेकिन जब देखा गया, जब इरसा ने अप्रूवल दी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो कौम परस्त जमातें हैं सिंध में, किस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट हुए। पूरे सिंध में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं कौम परस्त जमातों की तरफ से और बाकी दूसरी सियासी जमातों की तरफ से भी। तो जब पीपल्स पार्टी ने ये देखा, देखे पीपल्स पार्टी की ये पावर बेस है सिंध, यानी जो कुछ भी होगा आज अगर वो इक़्तिदार में बैठे और किसी यानी एक दिए गए मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कल इन्होंने वापस आना है और सिंध में लोगों से जो है वो वोट लेने हैं, तो वो इस पे जो है आंखें बंद नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि वो जब नेशनलिस्ट का प्रोटेस्ट देखा गया और जितनी शिद्दत के साथ देखा गया, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अभी रिसेंटली जो है वो जो जलसा किया गया वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम गवर्नमेंट भी छोड़ेंगे और हम जो है वो इस कैनाल मंसूबे को ख़त्म कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या जो कौम परस्त जमातें कह रही हैं, क्या उसमें कोई वजन है? जी जी, देखिए एक बात तो तय है कि ये जो 6 नहरें बन रही हैं, 5 जो है वो दरिया सिंध पे, 1 सतलज पे बन रही है उसमें 2 नहरें थे जो हैं वो सिंध की भी हैं। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कौम परस्त जमातों की तरफ से जो एक बयानिया बनाया जा रहा है वो ये है कि देखें
एक तो ऑलरेडी पानी नहीं है, और जब आप मजीद नहरें बनाएंगे तो पानी जो आ रहा है वो कम होगा, तो सिंध के का जो शेयर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो सिंध डेल्टा है, सिंध डेल्टा जो है वो खत्म होके रह जाएगा। सिंध डेल्टा का जो इकोसिस्टम है सारा वो खत्म होके रह जाएगा। फिर जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो लेवल जो है वो और नीचे चला जाएगा। तो ये इनकी तरफ से जो भी कहा जा रहा है वो उसमें बहरहाल वजन तो है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि जो मंसूबा है वो जीपीआई का मंसूबा है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मंसूबा है। उसके पीछे आपकी जो है वो फौज है कि वो SIFC के तहत वो मंसूबा बनाया जा रहा है, और उस मंसूबे के तहत आप एग्रीकल्चर को जो है उसको रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। जी जी, आप उसमें इनकलाब ला रहे हैं, उसको जदीद खतूत के ऊपर जो है वो लेके आ रहे हैं, और तकरीबन 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो ला रहे हैं, और फिर 1.5 मिलियन एकड़ जमीन जो बंजर जमीन है उसको आप वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इस मंसूबे को टोटली अबैंडन किया जाए, बिकॉज देखें अगेन आप एग्रीकल्चर को अगर रेवोल्यूशनाइज करते हैं आप तो अल्लाह माला उसका लॉन्ग टर्म जो है फायदा जो है वो इसको होगा। लेकिन एक चीज यहाँ ये करने की है कि देखें अगर पीपल्स पार्टी को भी ये रियलाइज करना चाहिए, और साथ में ये कहा जा रहा है कि जी ये हार्ड स्टेट बनेगा पाकिस्तान, और जिस तरह से बलूचिस्तान में हो रहा है उसी तरह से सिंध में, तो यूनिलैटरल डिसीजन जो है वो खतरनाक होगा, वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा एट ए टाइम जब सिक्योरिटी के इतने इश्यूज हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई जबरदस्ती मंसूबा जो है वो मुसल्लत किया जाता है वो मुल्क की सालमियत के लिए जो है वो खतरनाक होगा। चाहिए ये कि सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, उनसे बात की जाए और एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। मंसूबे को अबेंडन करना जो है वो हल नहीं है, वो इसका हल नहीं। सही है जी। फैज साहब, आपको लगता है मुज़ाकरात से हल हो पाएगा? जिस तरह से नवीद साहब भी कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, बातचीत से मामलात आगे बढ़ाए जाए, क्योंकि उमर अयूब तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो तनाज़े कैनाल्स का मामला है सारा, ये इसके असल जो जिम्मेदार हैं वो सदर आसिफ अली जरदारी हैं। फैसल साहब, देखिए मुज़ाकरात का ये अगर पहले कर लिए जाते ना तो शायद ये नौबत नहीं आती। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पहले अगर बात कर ली जाती तो शायद इतने मसाइल नहीं होते। अब हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं ना, और मामला जिस नहज पे जो चले गए, हमसे मतलब ये है कि एहतजाजी मामला जो है, उन लोगों के एहतजाजी तहरीक जो लोग चला रहे हैं, वो मामला जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, अब उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप मुज़ाकरात करके बोलें कि भाई कुछ लो दो की बुनियाद पे जो बात हो जाएगी। ये जो सूरत हाल यहाँ बन चुकी है इंटीरियर सिंध में, ये अब मुज़ाकरात से तो कम ये रास्ता नहीं निकल सकता कि भाई बीच का रास्ता जिसको हम कहते हैं ना, वो तो नहीं निकल सकता, या बनेगा या नहीं बनेगा। अब तो बीच का कोई ऑप्शन जो है ना वो बचा नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त है। ये एक अलग बात है कि इसने इस वक्त का अब खुद ही अपने लिए जो है मुंतखब किया है, खुद तलाश किया अपने लिए। पीपल्स असल गलत फैसले तो पीपल्स पार्टी से हुए जो आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं। पीपल्स पार्टी अगर ये इशू पहले रेस कर लेती और ये फैसले होने से पहले जो है इसको मुज़ाकरात की टेबल पे लाके कोई दरमियान का रास्ता निकाल लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। पीपल्स पार्टी ने एक काम किया और उस काम करने के बाद वो मुनर्रिफ हो गई कि हमने तो नहीं किया, और जब देखा कि हवाओं का रुख बिल्कुल तब्दील हो रहा है तो मंसूबे के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। उमरकोट के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है उसको आप छोड़ें, क्या रिजल्ट आया है? जो कुछ उमरकोट के इलेक्शन में हुआ है उससे पीपल्स पार्टी की आंखें खुल जानी चाहिए। हैदराबाद का जो जलसा था वो जो वहाँ के अगर आप लोगों से मालूम करें तो जो वहाँ पीपल्स पार्टी के रवायती जलसे होते रहे उसकी निस्बत वो बहुत छोटा जलसा था। बिलावल साहब ने एक बहुत ख़तरनाक नौयत की तकरीर की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। भाई क्या फ़ायदा? मतलब इस पूरे मंसूबे में अगर इसका बहुत ही मोहतात लफ्ज़ों के साथ और गैर जानिबदारी के साथ तज़किया करें तो बेचारे शहबाज शरीफ का जो है वो क्या रोल होगा मंसूबों को बनाने में या नहीं बनाने में? उनको बेचारों को उन पे तनकीद करने का जो है ना फ़ायदा क्या है? आपने अपना गुस्सा जो है सिर्फ ये साबित करने को हम अपने मंसूबों के ख़िलाफ़ हैं, वो बेचारे शहबाज शरीफ साहब पे जो है ना वो उतार दिया, बेमकसद उतार दिया। कोई जो है ना फ़ायदा नहीं है। स्टैंड लेना पड़ेगा, वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है इंटीरियर सिंध की, जो रास्ते बंद हैं, वो जो ये मुसाफिर गाड़ियों को, जो आम गाड़ियाँ उनको तो लोग रास्ता दे रहे हैं, लेकिन जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं।
वो बिल्कुल जो है ना उनको जो है ना वो रास्ता नहीं दिया जा रहा। और ये जो तहरीक है वकला की, वो कौम परस्तों की तहरीक से आगे निकल गई है। अब कौम परस्त जो है इस तहरीक को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ये मामला हो गया। कल तक ये पूरी तहरीक जो है कौम परस्त चला रहे थे, लेकिन धरने वाला मामला जो है वो कौम परस्त तहरीक से ऊपर जो है वो चला गया। वहाँ एक नई जो है वो सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मसला क्या है, सिंध के अंदर जो है हुकूमत से हटकर एक मुतबादिल निज़ाम है। उस निज़ाम में पीपल्स पार्टी के अपने मुतय्यन करदा असूल हैं जिसके तहत वो जो है निज़ाम चलता है। वो निज़ाम जो है, ये जो एहतजाजी तहरीक है, उस एहतजाजी तहरीक ने उस निज़ाम को जो है ना वो चैलेंज कर दिया है। वो निज़ाम पीपल्स पार्टी का जो मुतबादिल निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो एक रियासत के अंदर एक मुतबादिल तर्ज हुकूमत है, एक रजवाड़ा है, वो जो है ना वो ख़तरे में जो है ना पीपल्स पार्टी का पड़ गया। पीपल्स पार्टी को तो नहरों से ज़्यादा तो इस सिस्टम को, जो अपना सिस्टम है उसको बचाने की जो है ना वो फिक्र पड़ गई। इस सिस्टम को वो कैसे जो है वो बचाएगी। अब होना क्या है कि आपने ये तय कर लिया है कि आपने इस पूरे को भी बलूचिस्तान और KPK बनाना है, तो फिर इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। अब बीच में क्या रास्ता है, मुज़ाकरात पहले करने चाहिए थे, बातचीत पहले करनी चाहिए थी। मतलब ये है कि जब आप इतने बड़े फैसले करने जाते हैं तो क्या हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि किस फैसले का के क्या असरात आएंगे, वो अवामी जो है उसका रिएक्शन क्या होगा। जो हम बात करते हैं ना बार बार, डेटा, इसी चीज का नाम तो डेटा है। सही कि आपके पास तो डेटा होना चाहिए था, आपके पास तो उसके असरात होने चाहिए थे, पता होना चाहिए था भाई इस फैसले का जो है वो क्या रिएक्शन आता है। जिन लोगों ने भी ये फैसला किया उनके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी, बस दिल में ख्याल आया ये आपने जो है फैसला कर लिया, या फिर पीपल्स पार्टी ने इनको जो है बेवकूफ बना लिया कि हम संभाल लेंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी से भी ये मामला जो है ना वो नहीं संभाल रहा। पीपल्स पार्टी तो अपनी सियासत बचाना जो है वो मुश्किल हो रही है। ठीक है जी। आमिर साहब आप राना सना तो कह रहे हैं कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सिंध का जो मौक़िफ़ शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी का कि पहले मंसूबा ख़त्म करें फिर मुज़ाकरात होंगे, तो आपको लगता है कि ये बातचीत मुज़ाकरात तक जाएगी और ये मामला दोनों मिलकर तय कर लेंगे? इशू यही है यहाँ तक आया क्यों। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी गई, उसका एक्स पे मैसेज भी आया, बिल्कुल सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन सदर मुमलिकत की हैसियत मंजूरी देने की तो बिल्कुल नहीं है। उनको आप मर्ज़ी जो जाके ब्रीफ कर दें, उनके पास प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हो। और जैसे आज सिंध के वज़ीर का बयान भी आया कि वो तो वज़ीर आज़म के पास भी नहीं है, वो तो इरसा के पास है। असल में टेलीमीटर सिस्टम तो लगा हुआ है, डाटा सब मौजूद है। बात है नीयत की और उसके अंदर जो शरारत है उसकी, कि आप एक मनसूबा मंजूर कर लेते हैं, इरसा की सतह पे कर लें, आप सदर मुमलिकत की ब्रीफिंग सतह पे कर लें, लेकिन आप जब उस पर शकूक व शुबहात हैं तो फौरी तौर पे आंसर नहीं करते। पीपल्स पार्टी ने देखा कि कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाएगी बात, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो सारी सियासत इसी बात पे है। जैसे ANP ने किया कालाबाग पे कि पानी तो पाकिस्तान भर का है ना, और वो चारों सूबों से जाता है और घूमता हुआ जा रहा है। अब आप कहीं पे किसी नहर के ज़रिए बलूचिस्तान में मिल रहा है, कहीं पंजाब से आ रहे हैं, जो एतराज़ात आए उसके जवाबात भी आए कि जी पंजाब, जैसे पंजाब की नहर है कि जी पंजाब अपने हिस्से का पानी लेगा, लेकिन वो जो पानी लेगा तो उसके लिए लोगों के जहन में मौजूद है कि आखिर ये जो पानी कभी कभार, चाहे वो सैलाब की सूरत में आए, किसी भी सिचुएशन में आए, गिरता तो दरियाए सिंध में है जाके, और पानी फिर वहाँ से उसके बहाव में जाता है। वहाँ के अपनी एदाद व शुमार हैं कि जी कैटी बंदर पे क्या हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है, डेल्टा ख़त्म हो गया, वहाँ पे वो सारा के सारा तबाह हो गया। बिल्कुल सारी बातें आप सबको तस्लीम कर लेंगे, कोई भी गलत नहीं कह रहा, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। पंजाब भी ठीक कह रहा है, KP भी ठीक कह रहा है, सिंध भी ठीक कह रहा है, बलूचिस्तान भी ठीक कह रहा है। तो फिर इस ठीक के इलाज यही है कि आप सबको बिठाएं, चाहे इरसा में बिठाएं, वरना CCI इस काम के लिए मौजूद है। उस दिन भी मैंने ये कहा था जुमेरात को भी कि आर्टिकल 155 है आइन का और 1956 का एक्ट है इंक्वायरी कमीशन, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले बैठ के उनके हवाले कर दें, क्योंकि ये बयानबाजी से सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। उमर अयूब वो कहते हैं ना कि अपना वो धनिया पुदीना डाल के 16 मसाले, कि ये तो सदर साहब का किया धरा है। वो सईद गनी साहब अपना ड्रामा लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह की आवाज़ पे क्यों बात बेहतर हुई कि एक पॉलिटिकल आदमी ने की और उसके ऊपर बड़ी खबर बन गई कि हाँ जी बातचीत होगी, 2 दफ़ा बातचीत हो गई, तो अब फिर बैठना ही पड़ेगा ना, और बिठा के। और आपको पता है कि उनके पास जो वजारत का चार्ज है बतौर एडवाइज़र वो है बैनुल सूबाई राब्ते की, उसी के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, CCI भी उसमें है, और चारों सूबों को बिठाने का इंतज़ाम ये कभी चौधरी निसार अली खान के पास
वजारत होती थी 97 में भी, तो चारों वज़राए आला की मीटिंग्स वो चेयर किया करते थे, प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, जैसे आज शहबाज शरीफ के राना सनाउल्लाह हैं। तो अब टेलीफोनिक टॉक से ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें अपने दफ्तर को इस्तेमाल करना चाहिए। CCI तो PM ने चेयर करनी है, तो जो कुछ भी करना है चारों सूबों को बिठा के आपस में बात करके, डाटा हमारे पास है पानी का, कितना कम है कितना ज़्यादा है। जैसे नवीद साहब बात कर रहे थे SIFC, भाई SIFC भी तो इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो कोई मनसूबा लाए हैं, कुछ जरूरी तो नहीं उनका मनसूबा बिल्कुल सहीफा है कि उसको नहीं रिजेक्ट किया जा सकता, उनको भी बुला लें, उनके नुमाइंदे को भी, जो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव मेजर जनरल साहब कर रहे हैं, उनके साथ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनको भी बुला लें। ठीक, कि आपने कहाँ से डाटा लिया कि पानी आपको सारा साल मिलेगा और आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कारपोरेट चुलिस्तान में, तो सबको बिठाएं, बात करें, ओपन कर लें, मतलब मत छुपाएं, मीडिया के नुमाइंदे साथ साइडों पे बिठा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने पहले क्या हामी भरी थी, नहीं भरी थी, झूठ कौन बोल रहा है, वो इसी तरह के फोरम पे होगा, उसको बुला लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। जी आया सब मामलात हल हो पाएंगे फिर? ये मुझे लगता है यूं समझा गया था कि ये शायद कोई इचरे वाली नहर है, और कोई याद है ना एक वो नूरजहां का गाना भी है कि सानू नहर वाले बुला के त्योहार नहर है अली भी वो नहर मौजूद है, वो लेनी है तो बताएं, वो आपको दे देते हैं। अच्छा रोला ये है कि इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर के, राना सनाउल्लाह जैसे पॉलिटिकल माइंड्स जब आते हैं, वो एंटर करते हैं, तो चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं या एटलीस्ट डिबेट में आ जाती हैं। इससे पहले वो बिल्कुल एक तरफा चल रहा था, उधर से गोलाबारी इधर से गोलाबारी, और मुझे ये भी समझ नहीं आती इस मुल्क के समझदार लोगों की कि राना सनाउल्लाह और साद रफीक जैसे लोगों को पार्लियामेंट में इस दफ़ा क्यों नहीं जाने दिया गया। आई डोंट नो, मतलब क्या मसाइल थे, बहरहाल वो तो फैसले हो चुके, अब उसका क्या किया जा सकता है, वो फॉर्म तो वापस नहीं आ सकता ना जो हो गया। पीपल्स पार्टी को सच्ची बात है इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। फैसल कह रहे थे बड़ी सख्त तकरीर की बिलावल साहब ने, मैंने उनकी दोनों तकरीरें देखी हैं, वो बहुत मजबूरी में कैनाल्स के इशू पे आते हैं, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वो इसकी खुल के मुखालफत भी नहीं कर सकते। जब से ये इशू शुरू हुआ है, जरदारी साहब पहले उनकी तबीयत नासाज हुई, उसके बाद से मुसलसल वो आराम फरमा रहे हैं जरदारी साहब। आज अभी थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब के वाले से भी आई कि उन्होंने भी 2 हफ्ते और वहाँ के आम बढ़ा दिया, शायद उनकी तबीयत भी नासाज है, अल्लाह ताला सेहत दे इन दोनों को। रौला ये है कि ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि अब ये काबू, मतलब वो बोतल से जिन बाहर आया हुआ है इस वक्त बुनियादी तौर पे, और जिन को वापस बोतल में डालना आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, और वो वही सिचुएशन बन गई है। राना साहब ठीक कह रही है, तकनीकी इशू है, मसला बिल्कुल तकनीकी है राना साहब, लेकिन कालाबाग डैम भी तकनीकी इशू था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अब माजी का हिस्सा है कालाबाग डैम, वो अब कौन वो हिम्मत कर सकता है उसको बना सकता है। तो बहुत सी चीज़ें मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि चूँकि ये एक वो मैंडेट जब नहीं होता ना वो आपके पास, तो फिर आप हर चीज़ पे दस्तखत कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि जी बस ठीक है ये चुकला कर लिया गया है, लिहाजा हम हाजिर हैं, हम ये आपकी साथ हैं। वो उस वक्त आपकी शायद सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाती। पीपल्स पार्टी को अंदाजा ही नहीं था कि रिएक्शन क्या आएगा कॉम्प्रेस जमातों की तरफ से। बिल्कुल। वो जब रिएक्शन आया, इवन सिर्फ वहां से नहीं आया पीपल्स पार्टी पे रिएक्शन, पीपल्स पार्टी की अपनी सफों से रिएक्शन आया, उसके अंदर उसका कारकुन इस पे नाराज हुआ। उसकी वजह यह कि जब एक चीज उन्होंने बयानिया बना लिया, और वो आपको पता है इस मुल्क में बयानिया बन जाए एक बार तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, उसका तोड़ करने के आप बड़े जतन करते हैं लेकिन वो तोड़ किया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं कहा करता हूं कि खुदा के लिए इस मुल्क को ऑर्गेनिक तरीके से चलने दें। ये सियासतदान गलतियां करते माजी में भी करते रहे, मुस्तकबिल में भी करेंगे, लेकिन इनको एक दफा ये सिस्टम चला लेने दें। इस तरह के यकीन करें ये मसाइल नहीं होंगे, लेकिन जब उनको नहीं चलने दिया जाता, उसमें ब्रेक आ जाती है, बिल्कुल, तो या वो फैसले करने का इख्तियार उनके पास नहीं होता, तो फिर उसके नताइज इसी तरह के होते हैं। अल्लाह करे
कि कोई मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए, ये बैठ जाए बैठ के, लेकिन इन दोनों के बैठने से भी अब मसला हल नहीं होगा, अब बहुत से लोगों को बैठना पड़ेगा। ये अयाज साहब, हाइब्रिड रिजीम से क्या मसला है? ऑर्गेनिक से है तो देखिए, आप भी जानते हैं ये जब भी हाइब्रिड आएगी उसके बाद ब्रेक तो लगेगी, फिर उसके बाद आप कहेंगे जी माशाल्लाह आज फिर अल्लाह का बड़ा करम है मैशत मुस्तहकम हो गई, लेकिन फिर कोई इशू आएगा तो फिर उसके बाद फिर वो जाहिर है चीजें फिर वापस जाएंगी, फिर पहले डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचाएंगे वो लोग, फिर उसके बाद कहेंगे हमने डिफॉल्ट से बचा लिए, तो इसी तरह चलता रहेगा। चले इलियास साहब, देखिए पीपल्स पार्टी इस वक्त सोच समझ के, जैसे पहले उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह में जो थे उनकी देखा, जब प्रेशर देखा तो उन्होंने अपनी सियासत तो करनी उधर, अपनी उधर इंटीरियर सिंध में, तो जाहिर है अब उन्होंने अपनी तकरीर भी कर दी और गवर्नमेंट को भी अंदिया दे दिया कि अब वो बड़े सीरियस हैं इस इशू पर, तो ज़ाहिर अब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, एक बड़ी सियासी पार्टी है तो बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जब देखा जाए कि ये फिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि इनको ये बनाने से पहले सारी स्टडी वगैरह करनी चाहिए थी, इसको देखना चाहिए था कि किस तरह हो रहा है, किस तरह इनको बैठ के उस वक्त तो जब ये हो रहा था ये बात नहीं है कि इनको पता नहीं होगा, इनको सबको पता होगा जब, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी ने देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो अब बीच में इसमें कूदना पड़ेगा, इसमें आके अपना, क्योंकि नंबर पॉइंट्स स्कोरिंग करने के लिए तो सब ने करने हैं। अब जाहिर है देखने गवर्नमेंट का ये है क्या तरीकाकार है कि आइंदा माली साल के बजट से पहले इसको अप्रूव करवाती है, क्योंकि इसका एक्निक में इसका बजट वगैरह जो सारी चीज़ें वगैरह है वो उसको करके उसको इस प्रोजेक्ट को शामिल करना PSDP में ये शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इसमें ये जो 6 नहरें इसमें देखेंगे कि पंजाबी आज भी इरसा ने पानी का बढ़ा दिया है, इसका पंजाब का भी और सिंध का भी, सबका दूसरों का, लेकिन ये जो सिंध है वो इस मामले में देखें, क्योंकि फसलों के मामले में हर दफ़ा जो इंडेंट जो डिमांड करता है पंजाब सिंध वगैरह उनको पानी बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन अब जो सूरत हाल है डिफरेंट, क्योंकि पंजाब सिंध कह रहा है कि अभी हमें पानी उसको हमारी पूरी डिमांड के मुताबिक नहीं मिल रहा। ये तो पहले भी इन सूबों का मसला चलता था, सिंध और पंजाब का ख़ास तौर पर चलता है, लेकिन अब गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि सर से पानी ना गुजारे और बैठें और बैठ के इस मसले को जो है इसमें बैठ के लेकिन मुश्तरका मफादात की कौंसिल है जो पहले ये मामला आराम से खुद बैठ के तय हो जाते थे, लेकिन अब ये लेके आना चाहिए, इसको इनको बुला लेना चाहिए इस इशू को, ताकि इस इशू को फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए। नहीं करेंगे तो फिर ये मसला भी उसी तरह खटाई में पड़ेगा जिस तरह कालाबाग डैम पड़ा हुआ आज तक, कोई उसके बाद भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि मसला इसमें। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल ग्रैंड अपोजिशन अलायंस से मुतल्लिक, JUIFA ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद न करने का इंडिया दिया। हम सवाल ये उठाएंगे कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस अब उसकी क्या कहानी होगी, बनेगा या नहीं बनेगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत वाला नहीं, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि PTI और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तिलाफ के रहे हैं, लेकिन हम अब ताल्लुकात को वापस वहाँ लाना चाहते हैं जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का तभी मिजाज है, जो उसके मामूल की सियासत है, उस पर वापस लाना चाहते हैं। हमारा इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं, हमारा इख्तिलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं, हमारा इख्तिलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं, बैठे एक दोस्तों के बराबर हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं, और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। वेलकम बैक नाज़रीन। JUIFA की मरकजी मजलिस आमला का एक अहम इजलास जिसमें तवील मुशावरत के बाद बड़े और अहम फैसले हुए हैं, जिनका हतमी ऐलान आइंदा चंद रोज़ में जिसकी तवक्को की जा रही है। ज़राए के मुताबिक JUIFA ने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद ना करने का इंदिया दिया है और ये कहा जा रहा है कि JUIFA PTI के साथ बाज़ाब्ता अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, अलबत्ता इशू टू इशू मामलात में ताउन का इम्कान ज़रूर जाहिर किया जा रहा है। JUIFA के मुताबिक PTI की क़यादत में दाखिली इख्तिलाफात हैं, पार्टी का कोई वाज़ेह मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, इसलिए JUI ने यह फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में आज़ाद अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगी। इस पर PTI के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने रद्द-ए-अमल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि JUI के लिए हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाना मुश्किल है, ये मौलाना के बस की बात नहीं, मौलाना दोनों तरफ खेल रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कि JUI बहानों की सियासत कर रही है और अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है।
आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि ये जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ख्वाहिश बानी PTI की भी, अब ये जो मौलाना साहब के बयान के बाद अभी ज़ाहिर है कुछ जो अहम नकात हैं वो अभी उसका ऐलान बाद में तवक्को की जाहिर की जा रही है आइंदा चंद रोज़ में। आपको क्या लगता है कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कोशिश करेगी, मौलाना साहब के पास जाएगी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से, आपको लगता है, या फिर अब ये सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई? देखिए, शौकत यूसुफजई बड़े ज़ीरक आदमी हैं और बड़ी दानिशमंदी से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ललकारा है कि जनाब उनके बस की बात नहीं है। तो हुजूर आपके बस की तो बात है, आप तो 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक तहरीक में ही हैं, कभी पार्टी में होते हैं, कभी साइड पे होते हैं, कभी आप पे इल्ज़ाम लगता है, कभी आपकी पार्टी के बाकी दीगर लीडरों पे लगता है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ कौन नहीं मिला हुआ। तो फिर आप तो तहरीक चला लेना। मौलाना फजलुर रहमान के घर आप उनकी इक्तदा में मुक्तदी हुई पूरी पार्टी और बेशुमार दफ़ा हुई। उन्होंने 26वीं तरमीम का वो जो नाग था वो भी निकाल के उसका फन शन फेंक के और एक ये लल्लू पंजी सी वो आईनी तरमीम कराई जो अब PTI के पूरी तरह गले में पड़ी हुई है। सारे वहीं स्टालवर्ड जाते थे बार बार और ओके किया, आखिर में ठीक है उन्होंने वोट नहीं किया। तो PTI की हिकमत अमली तो बहुत अच्छी है कि आपस में लड़ो भिड़ो और दूसरों के ऊपर चढ़ जाओ। तो मौलाना फजलुर रहमान का शायद कोई वो वाला पुराना वक्त आने वाला है, क्योंकि खान साहब की वैसे तो मैंने उस दिन बताई थी जब अडयाला जेल में 4-5 लोगों से मुलाकात हुई थी और मेरी बात हुई उनसे, खान साहब को पहले ब्रीफ किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान के नखरे बहुत हैं। तो उन्होंने कहा यार फिर उनसे कहो कि बड़ी जमात तो हम हैं, बिहेव करें। फिर एक और साहब ने उन्हें कहा कि नहीं सर इस तरह की बात नहीं है, असल में जवाब नहीं गया हमारी तरफ से। अब जवाब क्या है? एक है इमरान खान की पर्सनल माफ़ी कि जो वो JUI पे और मौलाना फजलुर रहमान पे रकीक हमले करते रहे, चूँकि JUI नहीं गई PTI के पास, PTI गई है JUI के पास। दूसरे एक तहरीरी मुआहिदा करना कि आपकी गारंटी, जिस तरह इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हो ना हो, इनके लोग मिल रहे हैं, तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो वहाँ पे भी मौजूद है कि खान साहब की इत्तेहाद के साथ JUI को मिलेगा क्या और वो कब तक ठहरेंगे। तो ये उनका इशू है, तो ये चलता रहेगा। ये हमें इस असम्बली में, इस सेनेट में और मुश्तरका अपोजिशन में वो जो बाइकआउट कर रहे थे, एक बात सिर्फ एक लफ्ज़ शाहिद खान अब्बासी जो स्टालवर्ड थे इसके, वो कह रहे हैं मुझे अलायंस की ज़रूरत ही नहीं लग नहीं रही। वो स्टीयरिंग कमेटी के उसके चेयरमैन है जिसने इनका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वो आइन लिखना था। सही अयाज साहब, मैं देखें बदुआ मौलाना का ऐसे ही फ़ैन नहीं। अब देखिए 27 को उन्होंने मीनार पाकिस्तान में वो करना है, वो जो जलसा करना है उस हवाले से, गज़ा के हवाले से, और वो हाफिज़ नईम साहब के पास पहुंच गए और साथ ही उन्होंने कोई इत्तेहाद उम्मत वो तंजीम भी बना दी कि अब सारी दीनी जमातें, मजहबी जमातें, क्योंकि वहाँ तो ज़ाहिर है वो एलिमेंट ही वो होगा और जलसा का भर जाएगी और सारे ऑन बोर्ड आ जाएंगे। इसलिए मौलाना तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, कमाल खेलते हैं। बाकी रही बात कि PTI अब पीछे हटेगी नहीं हटेगी, PTI को पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक, मुज़ाकरात ज़ाहिर है पॉलिटिकल फोर्सेस से अगर करना चाहते हैं तो फिर मौलाना पीछे हटते भी हैं, तो उनको राब्ते नहीं तोड़ने चाहिए और राब्तों से ही चीज़ें बेहतर हुआ करती हैं। बहरहाल PTI के लिए समझना मुश्किल है कि ये के राब्ते बेहतर हुआ करते हैं, लेकिन अगर कुछ समझदार लोग उसमें मौजूद हैं तो उन्हें राब्ते नहीं तोड़ने चाहिए। फैसल साहब, देखिए PTI के जो बाहर लोग हैं ना, वो तो इमरान खान के लिए भी है ना काबिल एतबार नहीं रहे। किसी बाहर मौजूद किसी भी आदमी के बारे में नहीं पता कि वो किसके एजेंडे पर है, उसके हाथ में किसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। तो मौलाना साहब अगर वाकई तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो जो बाहर मौजूद लीडरशिप पर दिल बर्दाश्त ना हो। अगर उनकी नीयत तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर तहरीक चलाने की, उनको चाहिए कि अपना एक वक्त जेल भेजें और इमरान खान साहब से पूछें भाई कि आप कहाँ पे खड़े हुए, किस हद तक साथ हैं और माजी के हवाले से आपका जो है वो क्या मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ पे आप कायम हैं या नहीं। फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी हिकमत अमली बनाएं। बाहर मौजूद लोगों पे बनाएंगे तो बाहर मौजूद लोगों ने तो पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ का तिया पांचा कर दिया, तो मौलाना साहब को वो कहाँ वो बख्शेंगे। बाहर वाले आदमी इस वक्त तहरीक इंसाफ में जितने लोग भी बाहर हैं वो सबके सब नाकाबिल एतबार है। सही, चलें क्विकली ब्रेक सकते हैं। इसी सवाल पर नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की हम बात करें। नवीद साहब, आपको क्या लगता है मौलाना साहब ने जो बात की है इसके बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी फिर से मौलाना साहब के पास जाने की, क्योंकि ऑलरेडी उनके बानी उनको कह चुके हैं जी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कोशिश करें, तो क्या
अब भी लगता है आपको कि ये सब एक जो ऑपोजिशन है एक साथ जमा हो सकेगी? मेरे ख्याल में इसी प्रोग्राम में पहले भी बहुत दफ़ा हमने ये बात की और मैंने हर दफ़ा यही कहा कि मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो बन पाएगा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इस वक्त मेरे ख्याल में दो ही पार्टियां हैं, एक तो पीटीआई है और दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है। जमात इस्लामी जो है वो तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद से आगे जो है वो नहीं चलती, वो सोलो फ्लाइट ही कर रही है। और दूसरी तरफ अचकजई और ये तो अभी उस मेन स्ट्रीम पार्टीज में नहीं आते। अच्छा, रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ये है कि कॉमन एजेंडा नहीं है। देखिए, इससे पहले जो भी तहरीकें उठी हैं, एमआरडी की तहरीक थी या एआरडी की थी, अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो एक बड़ा एजेंडा होता था। यहाँ पे एजेंडा पीटीआई के सामने जो है ना, वो बेसिकली ये इमरान खान साहब की रिहाई। तो क्यों इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो मौलाना साहब और शाहिद खाकान अब्बासी या फलां जो है वो आके इनके साथ अब अलायंस बनाएंगे और कोई मूवमेंट चलाएंगे। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब बड़े ज़ीरक और बड़े प्रेगमेटिक पॉलिटिशियन हैं। वो कभी हवा के रुख के खिलाफ नहीं जाते। उनको जब इस बात का एहसास होता है कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खड़ी है, वो इस सिस्टम को अभी डिरेल नहीं होने देगी, तो वो कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि वो कोई जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट जो है वो शुरू कर दे। और इसके अलावा ये कि वो गिव एंड टेक है, वो उनको कुछ मिलेगा, उसके बाद जो है वो जो है पीछे हट जाएंगे। तो इस वक्त सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं वो इसको चलाते रहेंगे। तो कोई भी मेरे ख्याल में जब तक के इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, तो जो सिस्टम को चला रहे हैं वो इसको चलाते रहेंगे और वो इसको चलाते रहेंगे, तो कोई अपोजिशन अलायंस नहीं बनेगा और जो है वो गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं हो सकता। इलियास साहब, देखिए, जो अभी मौलाना ने आज जो शुरू किए, 2 दिन से लाहौर में बैठे अपना इजलास कर रहे हैं अपने, तो इजलास में यही उनके जो है उसके अभी तो करेंगे नहीं, लेकिन यही है कि ग्रैंड अलायंस बनने की बातें होगी। अब जमात इस्लामी से मिलें, अब दूसरी सारी जमातों से मिलेंगे, ज़ाहिर है अपने साथ लेके आएंगे। अब मीनार पाकिस्तान में जलसा भी कर रहे हैं, तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये सारी जो अपनी तहरीक है उसको सही तरह चलाएंगे। बिल्कुल उनको है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो लेके आएंगे, जैसे भी करेंगे। जलसा देखें मीनार पाकिस्तान में भर के दिखाएंगे और दूसरी सियासी जमातों को भी साथ मिलाएंगे। ये है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी उन्होंने करना होगा, प्रोटेस्ट वगैरह करना होगा, तो गवर्नमेंट को एक उन्होंने थ्रेट तो है कि वो भरपूर तरीके से वो जो भी करेंगे। बाकी ये है कि पीटीआई से हाथ मिलाना ना उन्होंने मिलाना, ये है कि सपोर्ट करना उनकी बात है। एक अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़े हैं। वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं कि उनके साथ मिलकर वो करें, लेकिन उनको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मौलाना को जो पहले उनके पुराने दोस्तों से जो धोखे मिल चुके हैं, तो मौलाना उन धोखों से अब ज़्यादा यानी डरते हैं और वो अपना अलहदा रहते हैं कि वरना भी गवर्नमेंट में हिस्सा लेना होता तो मौलाना ले ना चुके होते। अब मौलाना जो भी काम करेंगे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखें।